Welcome again, friends. Last video we had discussed about the force acting on charged particle in uniform magnetic field as well as electric field, which was said to be Lorentz force. आज के ये वीडियो में हम डिस्कस करेंगे साइक्लोट्रॉन। फ्रेंड्स, याद रखो कि साइक्लोट्रॉन वाला पार्ट हमारे सिलेबस सीबीएसई में से निकल चुका है। आपको बोर्ड एग्जाम में नहीं पूछेंगे, लेकिन कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू आपको साइक्लोट्रॉन लर्न करना है। फ्रेंड्स, साइक्लोट्रॉन क्या है? तो सबसे पहले मैं यहाँ पर साइक्लोट्रॉन के प्रिंसिपल को डिस्कस करने के लिए ट्राई करूंगा, फिर उसका यूज क्या है वो भी डिस्कस करूंगा। तो टुडे फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू डिस्कस अबाउट प्रिंसिपल ऑफ साइक्लोट्रॉन। देखो, साइक्लोट्रॉन का प्रिंसिपल क्या है। कंसीडर करो कि मेरे पास एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है। कंसीडर करो मेरे पास एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है। ये परपेंडिकुलर टू प्लेन बाहर की तरफ आने वाला यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है और ये यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड बी इंटेंसिटी वाला है। यहाँ पर सारे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी वेक्टर्स इक्विडिस्टेंस एंड पैरेलल टू ईच अदर है, इसलिए इट इज सेड टू बी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, सॉरी यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। ये कंसीडर करो कि यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है और अगर ये यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के अंदर जब भी कोई चार्ज पार्टिकल मोशन करेगा तो हमको पता है कि वो चार्ज पार्टिकल, कंसीडर करो कि अगर कोई चार्ज पार्टिकल Q, कंसीडर करो कि कोई चार्ज पार्टिकल Q अगर यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के अंदर v वेलोसिटी से एंटर होता है या v वेलोसिटी से मोशन कर रहा है फील्ड को परपेंडिकुलरली, ऐसे केस में उसका जो पाथ होगा वो पाथ कंपलसरी, उसका जो पाथ होगा वो पाथ कंपलसरी कंपलसरी सर्कुलर होता है। तो सर्कुलर होता है क्योंकि यहाँ पर लगने वाला फोर्स ऑलवेज, उसके ऊपर जो भी फोर्स लगता है वो सेंट्रीपिटल फोर्स होता है, वेलोसिटी को परपेंडिकुलर होता है। और वेलोसिटी को परपेंडिकुलर ये फोर्स लगने की वजह से, वेलोसिटी को परपेंडिकुलर ये फोर्स लगने की वजह से फोर्स जो भी लगता है वो वेलोसिटी को परपेंडिकुलर एंड टुवर्ड्स द सेंटर होता है। अगर फोर्स वेलोसिटी को परपेंडिकुलर एंड टुवर्ड्स द सेंटर है, फोर्स वेलोसिटी को परपेंडिकुलर एंड टुवर्ड्स द सेंटर है इस तरीके से, तो ऐसे केस में वो सर्कुलर पाथ पर मोशन करता है। फोर्स ऑलवेज टुवर्ड द, आप देख सकते हो कि यहाँ पर लगने वाला फोर्स कंपलसरी परपेंडिकुलर टू वेलोसिटी और इसीलिए पार्टिकल के ऊपर सेंट्रीपिटल फोर्स लगता है। फंडामेंटली वी कैन से दैट व्हेन एनी चार्ज्ड पार्टिकल, when any charged particle, when any charged particle is moving in, moving perpendicular to or normal to, perpendicular or normal to uniform magnetic field, uniform magnetic field, then उसको सर्कुलर पाथ पर मोशन करने के लिए जो नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स चाहिए, नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स चाहिए, वो नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स कौन प्रोवाइड करता है? नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स यहाँ पर मैग्नेटिक फोर्स प्रोवाइड करता है। मैग्नेटिक फोर्स का बेसिक फॉर्मूला मैंने आपको सिखाया हुआ है। मैग्नेटिक फोर्स का बेसिक फॉर्मूला होता है F इक्वल टू क्यू वी क्रॉस बी, बट अल्टीमेटली यहाँ पर F इक्वल टू मैग्नीट्यूड निकालने जाओ, F इक्वल टू क्यू वी बी साइन थीटा, बट यहाँ पर आप देख सकते हो कि मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी और वेलोसिटी के बीच का एंगल 90 डिग्री है, इसलिए मैग्नेटिक फोर्स का फॉर्मूला क्यू वी बी या तो बी क्यू वी आप बोल सकते हो। तो यहाँ पर नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स इज इक्वल टू एम बी स्क्वायर अपॉन आर, necessary centripetal force is mv square upon r, which is provided by magnetic force bqv। यहाँ पर अगर मैं v स्क्वायर कैंसल करता हूँ तो इट विल बिकम मास इनटू वेलोसिटी मतलब p,
upon r equal to bq. Ultimately you can say that p equal to bqr, p equal to bqr. अगर p इक्वल टू bqr है, अगर p इक्वल टू bqr है, तो इसको मैं इक्वेशन नंबर 1 अभी बोल देता हूं. फंडामेंटली वी कैन से दैट p इक्वल टू bqr. ये इक्वेशन को अगर मैं इक्वेशन नंबर 1 बोल देता हूं, यहाँ पर आप देख सकते हो फ्रेंड्स, b और q तो कांस्टेंट है. यहाँ पर b मैग्नेटिक फील्ड, चार्ज पार्टिकल का इलेक्ट्रिक चार्ज कांस्टेंट है. अगर b और q कांस्टेंट है, तो इसका मतलब तो ये हुआ कि p कंपल्सरी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r, और radius of electron, orbital radius of electron about circular path is always directly proportional to its momentum. ये बात खास ध्यान से याद रखना, radius of electron, orbital radius of electron is always directly proportional to its linear momentum. अब हम डिस्कशन करना स्टार्ट करते हैं. according to equation mv equal to bqr. fundamentally we can say that mv equal to bqr. यहाँ पर मैं v इक्वल टू आर ओमेगा सब्स्टिट्यूट करता हूं, तो v इक्वल टू आर ओमेगा इक्वल टू बी क्यू आर. यहाँ पर आर आर कैंसल किया, तो m ओमेगा इक्वल टू बी क्यू अपॉन m. तो आप देख सकते हो कि यहाँ पर रिवॉल्व करने वाले इलेक्ट्रॉन की, यहाँ पर रिवॉल्व करने वाले इलेक्ट्रॉन की एंगुलर फ्रीक्वेंसी उसके मैग्नेटिक फील्ड, चार्ज का मैग्नीट्यूड और मास के ऊपर डिपेंडेंट है. हेंस ओमेगा इक्वल टू बी क्यू अपॉन एम. अगर ओमेगा इक्वल टू बी क्यू अपॉन एम है, अगर ओमेगा इक्वल टू बी क्यू अपॉन एम है, तो ये इक्वेशन को मैं इक्वेशन नंबर 2 बोल के अभी साइड में छोड़ देता हूं, जो बहुत काम में आने वाला है. ओमेगा इक्वल टू बी क्यू एम के ऊपर बेस्ड काफी सारे एमसीक्यूज आपको बोर्ड एग्जाम में, स्कूल एग्जाम में, इवन आपको नीट और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी देखने को मिलेंगे. यू ऑल वेरी वेल नो दैट ओमेगा इक्वल टू 2 पाई एफ. तो 2 पाई एफ इज इक्वल टू क्यूबी अपॉन एम. frequency of orbital frequency of this particular charge particle is equal to qb upon 2 pi m, and this particular formula is said to be f equal to qb upon 2 pi m. This particular formula or this particular equation is said to be basic fundamental equation. This equation is said to be basic fundamental equation for frequency of orbital मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन. फंडामेंटली बेटा इसके ऊपर से ये जो भी मैंने डिस्कशन किया, ये डिस्कशन के ऊपर से मैं ऐसा बोलता हूं कि यहाँ पर आप इक्वेशन 1 के ऊपर से या इक्वेशन ए के ऊपर से ऐसा बोल सकते हो कि अगर इलेक्ट्रॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड को परपेंडिकुलर, इलेक्ट्रॉन नहीं, कोई भी चार्ज पार्टिकल अगर यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड को परपेंडिकुलरली नॉर्मली मोशन कर रहा है, अगर उसका मोमेंटम कांस्टेंट है, तो उसकी ऑर्बिटल रेडियस कंपल्सरी कांस्टेंट ही रहेगी. सॉरी, इससे वर्ड में बोलता हूं, अगर कोई चार्ज पार्टिकल यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड को नॉर्मली मोशन कर रहा है, तो उसका मोमेंटम अगर आप इंक्रीज करते हो, तो उसकी ऑर्बिटल रेडियस इंक्रीज होती है, बट उसकी फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट रहती है. दिस पर्टिकुलर फैक्ट is said to be principle of cyclotron. Again, I would like to repeat over here in the word. We can say that if any charge particle is moving in uniform magnetic field normally, then if we change its momentum,
if we change its momentum, then its orbital radius also change, but its frequency remain constant. This particular statement is said to be principle of principle of cyclotron. This is actually principle of cyclotron. This is principle of cyclotron. Friends, हम यही प्रिंसिपल का यूज करके यहाँ पर साइक्लोट्रॉन कैसे वर्किंग करता है वो समझाने के लिए ट्राई करेंगे। बेटा सबसे पहले तो साइक्लोट्रॉन का मेन यूज क्या है, साइक्लोट्रॉन कौन से काम में आता है। तो याद रखो साइक्लोट्रॉन का बेसिक फंक्शन है यूसेज ऑफ साइक्लोट्रॉन। यूसेज के अंदर मैं ऐसा बोलूंगा कि कोई भी चार्ज पार्टिकल को अगर एक्सेलरेटेड मोशन करवाना है और उसको हाई वेलोसिटी प्रोवाइड करनी है, तो ऐसे केस में साइक्लोट्रॉन नाम का ये डिवाइस काम में आता है। साइक्लोट्रॉन का बेसिक फंक्शन है साइक्लोट्रॉन इज यूज्ड टू साइक्लोट्रॉन का बेसिक काम क्या है फ्रेंड्स, याद रखो साइक्लोट्रॉन की हेल्प लेकर आप कोई भी चार्ज पार्टिकल को बहुत ही हाई वेलोसिटी तक एक्सेलरेट कर सकते हो। with help of cyclotron we can accelerate any charged particle up to very high velocity, up to very high velocity। वेरी हाई वेलोसिटी का मतलब अगर आप उसको 3 into 10⁵ मीटर पर सेकंड, 3 into 10⁶ मीटर पर सेकंड, इतनी लार्ज वैल्यू में वेलोसिटी अगर प्रोवाइड करना चाहते हो चार्ज पार्टिकल को, तो आपको साइक्लोट्रॉन नाम के ये डिवाइस की हेल्प लेनी पड़ती है। अपार्ट फ्रॉम दैट वी कैन से दैट यहाँ पर बहुत ही ध्यान से समझना, हम चार्ज पार्टिकल को कैसे एक्सेलरेट करने वाले हैं। फ्रेंड्स, चार्ज पार्टिकल को एक्सेलरेट करने के लिए हमको यहाँ पर 2 डीज चाहिए। साइक्लोट्रॉन का बेसिक फंडामेंटल बेसिक स्ट्रक्चर कैसा होता है, तो वो स्ट्रक्चर समझाने के लिए कंसीडर करो यहाँ पर मेरे पास 2 डीज है। यहाँ पर मेरे पास क्या है, 2 डीज है। ये कंसीडर करो कि एक डी है और कंसीडर करो कि ये दूसरा डी है। दीज आर मल्टीपल डीज, 2 डी है इसलिए प्लूरल फॉर्म में, इसलिए मैं इसको डीज बोलता हूं। कंसीडर करो कि ये 2 डी है। यहाँ पर दोनों डी को मैंने यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, दोनों डीज को मैंने यहाँ पर यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखा हुआ है। यहाँ पर ये कंसीडर कर लो कि यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है, ये यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है।
ये यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के अंदर मैंने 2 डीज को रखा हुआ है। अब यहाँ पर सिंपल सी बात है, जब मैं दोनों डीज को यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रख के यहाँ पर 2 डीज के बीच में एक एसी वोल्टेज सोर्स अप्लाई करके यहाँ पर एक एसी वोल्टेज सोर्स अप्लाई किया है, जिससे कोई एक पर्टिकुलर मोमेंट पर एक डी पॉजिटिव होगा और दूसरा डी नेगेटिव होगा। जब नेगेटिव हाफ साइकिल आएगी तब यहाँ पर पोलैरिटी रिवर्स हो जाएगी, ये पॉजिटिव बनेगा, ये नेगेटिव बनेगा। कहने का मतलब एसी वोल्टेज सोर्स देने से यहाँ पर फ्रीक्वेंटली दोनों डीज ऑल्टरनेटिवली पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव होते रहते हैं, और इसी रीजन की वजह से ऐसे सोर्स को मैंने नाम दिया है एसी वोल्टेज सोर्स। अब कंसीडर करो कि मेरे पास एक चार्ज पार्टिकल है और ये चार्ज पार्टिकल को मैं यहाँ पर रिलीज करता हूँ। ये पॉजिटिव क्यू नाम का चार्ज पार्टिकल है और मैंने यहाँ पर रिलीज किया। कंसीडर करो कि अभी ये मोमेंट पर लेफ्ट वाला डी पॉजिटिव है और राइट वाला डी नेगेटिव है। ऐसे केस में ये चार्ज पार्टिकल नेगेटिव के अंदर एंटर होगा क्योंकि उसका नेगेटिव की तरफ अट्रैक्शन होगा। नेगेटिव में जैसे ही वो एंटर होगा, यहाँ पर यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड की वजह से वो रिवॉल्यूशन करेगा। रिवॉल्यूशन करके वो हाफ सर्कल कंप्लीट करके जब ये पॉइंट पर आएगा, मैंने यहाँ पर फ्रीक्वेंसी कुछ इस तरीके से सेट की हुई है जिससे अब सामने वाला डी नेगेटिव हो गया। अगर सामने वाला डी नेगेटिव हो गया तो अब सामने वाला अट्रैक्ट करेगा, तो वो सामने के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड में से पास होगा। और आपको पता है कि जब भी चार्ज पार्टिकल इलेक्ट्रिक फील्ड में से पास होता है तो उसकी वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड इंक्रीज होता है, वो एक्सेलरेटेड मोशन करता है और उसकी वेलोसिटी इंक्रीज होती है। अगर वेलोसिटी इंक्रीज होगी तो मोमेंटम भी इंक्रीज होगा और वो बड़े रेडियस वाले पाथ पर मोशन करेगा और कंटिन्यूअसली इस तरीके से स्पाइरल पाथ के ऊपर वो कंटिन्यूअसली इस तरीके से रिवॉल्यूशन करता ही रहेगा, करता ही रहेगा, करता ही रहेगा, और फाइनली जब उसको डिजायर्ड वैल्यू पास हो जाएगी, मिल जाएगी, तब हम यहाँ पर रिवर्स डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करेंगे, जिससे वो रिवर्स डायरेक्शन में मोशन करके बाहर निकलेगा और उसके साथ हम यहाँ पर टारगेट रख देते हैं, इसके साथ वो कोलाइड कर सकता है। तो दिस इज द बेसिक working of this is the basic and construction of working working and construction of साइक्लोट्रॉन। फ्रेंड्स, यहाँ पर साइक्लोट्रॉन की कुछ लिमिटेशंस भी है। साइक्लोट्रॉन की लिमिटेशंस क्या क्या है, ध्यान से समझना। लिमिटेशन ऑफ साइक्लोट्रॉन, तो लिमिटेशन ऑफ साइक्लोट्रॉन में मैं ऐसा बोलूंगा, साइक्लोट्रॉन दो फंडामेंटल इक्वेशंस के ऊपर काम करता है। एक तो F इक्वल टू QB अपॉन 2πm इक्वल टू कांस्टेंट, और दूसरा R इज प्रोपोर्शनल टू P। अब मेरी बात यहाँ पर ध्यान से समझो, जैसे जैसे यहाँ पर फ्रीक्वेंसी कंपलसरी कांस्टेंट रहनी चाहिए, यहाँ पर फ्रीक्वेंसी कंपलसरी कांस्टेंट रहनी चाहिए, बट जैसे जैसे यहाँ पर चार्ज पार्टिकल मोशन करता जाएगा उसकी वेलोसिटी इंक्रीज होती जाएगी। अकॉर्डिंग टू इक्वेशन ऑफ लॉरेंट्ज ट्रांसफॉर्मेशन, लॉरेंट्ज ट्रांसफॉर्मेशन लॉरेंट्ज ट्रांसफॉर्मेशन के अंदर लॉरेंट्ज नाम के साइंटिस्ट ने ऐसा बोला है कि अगर कोई चार्ज पार्टिकल मोशन कर रहा है तो उसका मास चेंज होता है, और उसका मास कैलकुलेट करने का फॉर्मूला m01 माइनस v²/c² है। इसका मतलब जैसे जैसे उसकी वेलोसिटी चेंज होती जाएगी वैसे वैसे उसका मास इंक्रीज होता जाएगा। अगर मास चेंज होगा तो फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट नहीं रहेगी। फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट नहीं रहेगी तो यहाँ पर साइक्लोट्रॉन प्रॉपरली काम नहीं कर सकता है। दिस इज द फर्स्ट लिमिटेशन। सेकंड लिमिटेशन क्या है? सेकंड लिमिटेशन है कि साइक्लोट्रॉन इज अ वेरी लार्ज डिवाइस। साइक्लोट्रॉन इज अ वेरी लार्ज डिवाइस, और अगर वो बहुत ही बड़ा डिवाइस है तो इतने बड़े डिवाइस के अंदर यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड मेंटेन करना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल होता है। कहने का मतलब इतना है कि साइक्लोट्रॉन के अंदर यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड इजीली आप अचीव नहीं कर सकते। तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, खास याद रखो, इलेक्ट्रॉन जैसे माइन्यूट चार्ज पार्टिकल की तरह नहीं,
वेव फॉर्म भी अचीव कर लेते हैं। और अगर वो वेव फॉर्म अचीव कर लेता है, तो ऐसे केस में इलेक्ट्रॉन जैसे माइन्यूट पार्टिकल्स के लिए इलेक्ट्रॉन जैसे माइन्यूट पार्टिकल्स के लिए इलेक्ट्रॉन जैसे माइन्यूट पार्टिकल्स के लिए साइक्लोट्रॉन कैन नॉट बी यूज। साइक्लोट्रॉन इलेक्ट्रॉन जैसे माइन्यूट पार्ट कैन नॉट बी यूज। इन शॉर्ट, साइक्लोट्रॉन ऐसे माइन्यूट पार्टिकल्स के काम में नहीं आ सकता। उसके लिए बड़े अल्फा पार्टिकल्स और प्रोटॉन्स जैसे पार्टिकल होने जरूरी है। कहने का मतलब मेरा इतना ही है कि दिस इज ऑल अबाउट साइक्लोट्रॉन। दिस इज ऑल अबाउट साइक्लोट्रॉन। यहाँ पर हमने ध्यान से साइक्लोट्रॉन को समझना। साइक्लोट्रॉन बहुत ही इंपॉर्टेंट डिवाइस है।